नमस्कार। नई उम्मीदें, नए सपने और एक नई शुरुआत। हम हर सुबह आते हैं आपके साथ राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, खेल जगत और कई ऐसी खबरों को लेकर जो आपके जीने का नजरिया भी बदल देती हैं। और हम बात करते हैं प्रेस रिपोर्ट्स की, साथ ही हम दिखाते हैं कि जो तकनीक का जगत है उसमें क्या कुछ खास हो रहा है। मैं हूं आंचल गुलाटी कुमार, मेरे साथ है मेरी सहयोगी भावना नैयर। भावना, सुप्रभात। सुप्रभात आंचल। नया सवेरा के सभी दर्शकों को सुप्रभात। और नया सवेरा 1 घंटे का पावर पैक शो है जहां देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर हम नजर डालेंगे। साथ ही एक दिन एक उत्सव में क्या कुछ है खास वो भी आपको बताएंगे। और आज क्योंकि शुक्रवार का दिन है तो कौन सी फिल्में और OTT पे कौन सी सीरीज हैं जो आप देख सकते हैं और साथ ही साथ अपने वीकेंड को एंजॉय कर सकते हैं। चलिए नया सवेरा की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों के साथ। आज हैंडलूम डे पर देश भर में कई कार्यक्रम। राष्ट्रपति प्रदान करेंगी 2025 के लिए हथकरघा पुरस्कार। प्रधानमंत्री मोदी की ओर से हैंडलूम अपनाने और बुनकरों का समर्थन करने की अपील। ग्राहकों पर नहीं, व्यापारियों पर लगेगा UPI पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस नेता जयराम रमेश को दी सलाह, अफवाह फैलाने से पहले पॉइंट्स समझें। झारखंड सरकार छात्रों से वार्ता के लिए तैयार, लेकिन समय और जगह तय नहीं। आक्रोशित छात्रों का ऐलान, 10 तारीख को होगा विधानसभा का घेराव। छात्र आंदोलन पर RSS ने रखे अपने विचार। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जेन Z और जेन अल्फा को बताया मौजूदा पीढ़ी से ज्यादा ईमानदार। कहा शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए संवाद जरूरी। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का जन्मजात नागरिकता को सीमित करने के लिए 2 नए कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर। व्हाइट हाउस ने कहा बर्थ टूरिज्म पर लगेगी रोक। और खेल जगत से 5 सितंबर को दुबई में होगा भारत पाकिस्तान का महामुकाबला। महिला T20 एशिया कप का शेड्यूल जारी। 30 अगस्त को थाईलैंड से टीम इंडिया करेगी अभियान की शुरुआत। आज हैंडलूम डे है, यानी देश भर में आज हथकरघा दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन हमारे जो हथकरघा बुनकर हैं उनके योगदान को सम्मान देने और देश की पारंपरिक कला को सहेजने के लिए समर्पित है। अगर इसके इतिहास के बारे में आपको बताएं तो 7 अगस्त 1905 को अंग्रेजों के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जिसका हमारे आजादी के आंदोलन में बड़ा योगदान रहा। इसी ऐतिहासिक दिन के महत्व को देखते हुए साल 2015 में सरकार ने यह फैसला किया कि 7 अगस्त यानी आज ही के दिन राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाएगा। इसके पीछे का मकसद ये भी है कि बुनकर परिवारों की आजीविका को बढ़ाया जा सके, साथ ही हथकरघा उत्पादों के प्रति जागरूकता बढ़ाई जाए। अब आइए समझते हैं कि आखिरकार ये क्षेत्र इतना ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है। क्योंकि देश के 35 लाख से ज्यादा जो लोग हैं उनकी आजीविका का साधन आज भी यही क्षेत्र है। हमारे देश में ग्रामीण अर्थव्यवस्था की इसे रीढ़ माना गया है। और आज इस खास दिन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू साल 2025 के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान करने वाली हैं। यानी उन बुनकरों को, उन हथकरघाओं को किस तरीके से सम्मान दिया जाए। और भारत के लिए ये गर्व की बात भी है क्योंकि समारोह का मुख्य आकर्षण 22 प्रतिष्ठित पुरस्कारों का वितरण होने वाला है। इसमें 3 संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और 19 राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार शामिल हैं। ये पुरस्कार हथकरघा क्षेत्र से जुड़े बुनाई, नवाचार, डिजाइन विकास, विपणन पहल, स्टार्टअप उद्यमों और उत्पादक कंपनियों में उत्कृष्ट उपलब्धियों को मान्यता देता है। उसके साथ ही ये पुरस्कार भारत के हथकरघा क्षेत्र में बेहतरीन योगदान देने वाले और देश के समृद्ध जो बुनाई परंपराएं हैं उन्हें बचाने के साथ साथ बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाने वाले जो कारीगर हैं
उन्हें भी सम्मानित करने का दिन है। राष्ट्रीय समारोह के अलावा राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाने और देश की जीवंत हथकरघा परंपराओं का उत्सव मनाने के लिए देश भर में प्रदर्शनियां, डिजाइनर सम्मेलन, IIHT सम्मेलन और अन्य प्रचार गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से कहते हैं कि वोकल फॉर लोकल, और हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हथकरघा दिवस पर अपना एक खास संदेश दिया है। इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उन्होंने उत्साह के साथ आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाने का आग्रह किया है और कहा है कि 7 अगस्त 1905 को भारत के स्वाधीनता संग्राम के हिस्से के रूप में स्वदेशी आंदोलन का शुभारंभ किया गया था और समाज के हर वर्ग के लोगों ने एकजुट होकर ब्रिटिश शासन के विरुद्ध ऐतिहासिक लड़ाई लड़ी। 1905 7 अगस्त हमें भूलना नहीं है। 7 अगस्त 1905 को देश की आजादी के लिए स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था और आत्मनिर्भर भारत की नींव डाली गई थी। अंग्रेजों के खिलाफ देशवासियों ने एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी। जन जन जुड़ गया था। अभी पिछले सप्ताह आप सबने फ्रेंडशिप डे मनाया। मैं आज आग्रह करता हूं 7 अगस्त हैंडलूम डे होता है। हमने इतने ही उत्साह और उमंग के साथ हैंडलूम डे मनाना है और हैंडलूम डे मनाने का मतलब है कि हर गरीब परिवार, बुनकर परिवार जो अपने हाथों से अपनी छोटी छोटी घर में लूम पर कपड़े बनाते हैं और नई नई वैरायटीज होती है। आप देखिए ना क्या कुछ नहीं है। और आप भी तो इस प्रकार से एक हैंडलूम की वैरायटी के साथ GRWM वीडियो करके जरूर दुनिया के सामने अपनी बात रख सकते हैं। हैंडलूम के लिए लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। हमारा काम है आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हमारे इन छोटे 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 गरीब परिवारों को भी आर्थिक रूप से समृद्ध करना। आइए हम स्वयं हैंडलूम से कुछ न कुछ खरीदें, उसका एक वीडियो बनाएं और देश और दुनिया में उस वीडियो को प्रचारित करें ताकि हमारे बुनकर भाई बहनों के सामर्थ्य का परिचय दुनिया को भी हो। आइए 7 अगस्त हैंडलूम डे, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब बात करते हैं अगली खबर की जो कि यूपीआई से जुड़ी हुई है। तो यूपीआई पर MDR यानी कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट जो ये शुल्क है वो ग्राहकों पर नहीं लगेगा, सिर्फ व्यापारियों पर लगेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ कहा कि डिजिटल लेन देन पर लगने वाला मर्चेंट डिस्काउंट रेट ग्राहकों पर नहीं बल्कि व्यापारियों पर ही लागू होता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ये शुल्क बैंकों और वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनियों को बुनियादी ढांचे और सुरक्षा में निवेश बढ़ाने में मदद करेगा। MDR को वो फीस है जो डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के बदले कारोबारी, बैंक और पेमेंट कंपनियों को देते हैं। और इसके साथ ही वित्त मंत्री ने सोशल मीडिया मंच X पर पोस्ट कर कहा कि यूपीआई और NPCI की अगुवाई वाली जो सर्विसेज स्टीयरिंग कमेटी है उसने अभी MDR पर कोई अंतिम फैसला लिया ही नहीं है। ये भी स्पष्ट किया कि MDR पर निर्णय तब लिया जाएगा जब संसद में जो कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 है वो पारित किया जाएगा। और इस विधेयक के जरिए सरकार को यह अधिकार मिलेगा कि अधिसूचना के माध्यम से वो तय कर पाए कि कौन कौन से जो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम्स हैं जिनके जरिए आप लेन देन करते हैं वो मुफ्त रहेंगे। और साथ ही साथ वित्त मंत्री साहिबा ने यह भी कहा कि MDR केवल व्यापारियों पर लागू होगा। अब इससे जो बैंक हैं उसके साथ साथ जो फिनटेक कंपनीज हैं उनकी अवसंरचना, नवाचार, सुरक्षा में निवेश करने में सहायता मिलेगी जिसका लाभ सीधे तौर पर यूपीआई उपयोगकर्ताओं को ही मिलेगा। आइए आगे बढ़ते हुए अब बात कर लेते हैं संसद के मॉनसून सत्र की, जिसके तीसरे सप्ताह में भी सरकार और विपक्ष के बीच टकराव कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। दोनों सदनों में विपक्ष के हंगामे के कारण कार्यवाही बार बार बाधित हो रही है और हंगामे के बीच कई अहम विधेयक पारित हो रहे हैं। और कल भी लोकसभा में सरकार ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक पारित करा लिया, जबकि राज्यसभा ने विनियोग विधेयक संख्या 3 को मंजूरी देकर लोकसभा को वापस भेज दिया।
तो लगातार हम देख रहे हैं कि मानसून सत्र हंगामेदार रहा है और उत्पादकता पर भी फर्क पड़ रहा है, क्योंकि तमाम जो विधेयक जनहित, लोकहित, राष्ट्रहित से जुड़े हुए हैं उन्हें पारित करवाने के लिए चर्चा की जरूरत होती है, लेकिन लगातार विपक्ष इसमें व्यवधान डाल रहा है। तो आखिर विपक्ष की मांग क्या है? आइए ये समझने की कोशिश करते हैं कि विपक्ष चाहता है कि गृह मंत्री सदन में राम मंदिर चढ़ावा चोरी और दिल्ली छात्र प्रदर्शन में कथित बल प्रयोग पर बयान दे, जबकि सरकार और स्पीकर दोनों तरफ से ये कहा जा रहा है कि सदन नियमों के हिसाब से चलता है और विपक्ष संसद के नियम कायदों को नहीं मानता। इसके साथ ही कल उच्च सदन में इस मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष के बीच नोकझोंक हुई। भारी गतिरोध के बीच संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्षी सांसदों को शांत करवाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि विपक्षी सांसद संसद को जो नियम के तहत है उस तरह से चलने दें और सांसद सदन को नियमों के तहत ही चलाएं। Just I want, we raised only genuine questions concerning to the country, concerning 140 crores people asked us question, and we are asking only Home Minister, Prime Minister should come to a statement. He kept on raising the same matter which he raised for 7 days. That is why the rule was specifically mentioned that a member cannot refer to the same matter which he has already spoken with the permission of the chair. Okay, whether it's the opposition member or ruling party, you cannot give direction to the chair. You can only make requests. You can demand. It is your right. But you cannot dictate the house and you cannot pass any direction to the chair. तो विपक्ष के आरोप से ओर से यह आरोप लगाया जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह सदन में नहीं आ रहे हैं, जिसे सत्ता पक्ष ने निराधार बताया है। सदी भाजपा ने विपक्ष के उस आरोप को खारिज किया जिसमें दावा किया जा रहा है कि गृह मंत्री संसद में नहीं आते। जानबूझकर श्रीमान राहुल गांधी और खड़गे साहब ने एक झूठा नैरेटिव देश के सामने फैलाया है। क्या प्रधानमंत्री जी, क्या गृह मंत्री जी, क्या भाजपा, क्या एनडीए, हम एक एक बहस के लिए तैयार हैं। हमने उनको सुनना है और उनको जवाब भी देना है, लेकिन वो बहस करें तब ना और सदन चलने तब ना। इसलिए बिल्कुल झूठ, बेबुनियाद बात कही जा रही है। देश के सामने ये सच्चाई जाना जरूरी है कि माननीय गृह मंत्री जी 10 बजे से शाम के 7 बजे तक सदन में बैठते हैं अपने चेंबर में, अभी भी बैठे हुए हैं, और सदन की कार्रवाई चले तो कसकर जवाब देने को तैयार हैं। लेकिन आप सदन चलने दोगे नहीं, बहस करने दोगे नहीं, हो हल्ला करोगे और खाली उनकी पोस्टर लेके आओगे। कहाँ है अमित शाह? तो सदन नियमों के हिसाब से चलता है, ये सरकार का कहना है। साथ ही लोकसभा स्पीकर भी यही कहते हैं, लेकिन कहा जा रहा है भाजपा की तरफ से कि विपक्ष नियमों के हिसाब से चलना ही नहीं चाहता। गृह मंत्री हर रोज आ रहे हैं और साथ ही अपने ऑफिस में बैठे, लेकिन सदन की कार्यवाही चलती ही नहीं, तो किस तरीके से चर्चा को आगे बढ़ाया जाए। कुमार आलोक ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार आलोक, सभी का यही सवाल है कि अब महज बस 1 हफ्ता बाकी है, कब ये गतिरोध खत्म होगा? लोकसभा की कार्रवाई बार बार बाधित, एक भी दिन प्रश्नकाल नहीं चल पाया, 2 दिन किरेन रिजिजू और राहुल गांधी मिलते हैं, लेकिन गतिरोध अभी भी जारी है। देखिए, कल किरेन रिजिजू की मुलाकात लगभग 40 मिनट तक राहुल गांधी से हुई और बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए किरेन रिजिजू ने कहा कि बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में बात हुई है और कांग्रेस के साथ साथ हम तमाम विपक्षी दलों से बात कर रहे हैं कि इस कोई हल निकल के आए जिससे कि सदन सुचारू रूप से चल सके। बुधवार को भी किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी से मुलाकात की थी और कल का अगर आप घटनाक्रम देखें तो राज्यसभा में जिस तरीके से हंगामा होने के बाद जिस तरीके से खड़गे ने मसले को उठाया, गृह मंत्री को सदन में बुलाने की मांग की और वक्तव्य देने की मांग की, उसके बाद जो चेयरमैन है, सभापति हैं, उन्होंने सरकार से कहा कि जब सदन में गृह मंत्री को बुलाने की बात की जा रही है विपक्ष के द्वारा और अन्य दलों के द्वारा, तो आपकी सरकार की क्या राय है? तो किरेन रिजिजू ने कहा कि डिक्टेट करके है, मतलब आप सरकार को डिक्टेट करके नहीं कह सकते कौन सा मंत्री कब आए, कब वक्तव्य दे। जब सदन सुचारू रूप से चलेगा तो गृह मंत्री आएंगे या कोई भी मंत्री आएंगे और जवाब देंगे। जब सदन ही आप लोग चलने नहीं दे रहे हैं, जैसे ही सत्र शुरू होता है सवेरे से ही तो वहाँ पर शोरगुल,
होना शुरू हो जाता है विपक्ष के द्वारा। और सदन के सत्र के शुरुआत के पहले आप देखेंगे कि रोज प्रदर्शन होता है और एक ही इशू है जो 7 दिनों से लगातार हो रहा है, और वो इशू है कि गृह मंत्री आकर के जवाब दे। और जो चंदा विवाद है अयोध्या राम मंदिर का, उसमें प्रधानमंत्री इंटरवेन करें और आके वो जवाब दे। तो ये दोनों इन दोनों मांगों को लेकर के विपक्ष लगातार दोनों हाउसेस को डिस्टर्ब कर रहा है। और आज देखिए, आज भी सदन की जब शुरुआत हुई तो ऐसा कुछ लग रहा है जैसे कल खड़गे ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया अपने घर पे जाकर के, और उन्होंने कहा कि जो सभापति है, राज्यसभा के सभापति है, मैं उनकी प्रशंसा करता हूं कि उन्होंने सरकार से कहा कि गृहमंत्री अगर गृहमंत्री सदन में आए और जवाब दें। जब उन्होंने किरण रिजिजू से सवाल किया तो मैं उसका स्वागत करता हूं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कोई कम्युनिकेशन विपक्ष और सत्ता पक्ष के द्वारा चल रहा है, क्योंकि देखिए दो इंपॉर्टेंट बिल है जो इस सत्र में सरकार को लानी है और उसको पास भी करवानी है। तो पहला डेलिमिटेशन जो परिसीमन का जो बिल है वो बहुत इंपॉर्टेंट बिल है, और उसमें आपने देखा होगा कि पिछले सत्र में ये बिल गिर गया था, यानी कि 2/3 बहुमत नहीं होने के कारण यह बिल गिर गया था। लेकिन आज जो संख्या नंबर गेम है दोनों सदनों का, यार राज्यसभा की बात करें या लोकसभा की बात करें, तो सरकार इस समय एडवांटेज में है। यानी कि राज्यसभा में वो बिल पास करा सकते हैं 2/3 बहुमत से, और लोकसभा में भी ये स्थिति बन रही है, क्योंकि डीएमके अगर सूत्रों की अगर हम बात करें तो डीएमके ने ये एश्योरेंस दिया है कि अगर हमारे 3 उसमें संशोधन किया जाए उस बिल में, तो डीएमके भी इस बिल को समर्थन देने के लिए तैयार है। ये सूत्रों की हम बात कर रहे हैं, और अगर डीएमके समर्थन दे देती है तो दोनों सदनों में परिसीमन बिल पास हो जाएगा। और दूसरा है एफसीआरए बिल, यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है कि जो विदेशी फंडिंग होती है और एनजीओ उसका गलत इस्तेमाल करते हैं, तो उस पर सरकार की निगाह रहेगी। लेकिन क्रिश्चियन कम्युनिटी जो खासकर अभी आप देखेंगे फॉरेन डोनेशन जो भी आता है बाहर से, उसका 15% क्रिश्चियन मिशनरीज संगठनों को आता है, उसको लेकर क्रिश्चियन संगठन में चिंता थी। तो कल 2 प्रतिनिधिमंडल, एक नागालैंड के मुख्यमंत्री का प्रतिनिधिमंडल मिला जाके गृह मंत्री अमित शाह से संसद में जा करके, और उन्होंने जब उनसे मिलने के बाद वो लौट के आए तो उन्होंने खुशी जाहिर की कि गृह मंत्री ने आश्वासन दिया है कि किसी भी धर्म विशेष पर या किसी भी रिलीजन पर इस बिल का कोई असर नहीं है। और ये चाहे वो प्रोटेस्टेंट हो, चाहे वो क्रिश्चियन, चाहे वो कैथोलिक हो। समझेंगे कि आज भी संसद की कार्यवाही कैसे रहने वाली है, लेकिन बहुत ही संक्षिप्त में आपसे जानना चाहती हूँ क्योंकि आज प्राइवेट मेंबर्स बिल का दिन भी होता है। उस लिहाज से भी कई ऐसे अहम जो मुद्दे हैं वो संसद में उठने चाहिए, और ख़ासतौर पर जो बिल पास किए जाते हैं, चाहे ध्वनि मत से किए जाएं चाहे वोटिंग से, एक स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी वही है कि जब वहाँ उन बिलों पर चर्चा की जाए। बिल्कुल सही कहा आपने कि बहुत सारे ऐसे बिल पास हुए हैं जो ध्वनिमत से पास हुए हैं। ऐसा संसदीय परंपरा में ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन विपक्ष का जो अड़ियल रुख है उसको देखते हुए सरकार की भी मजबूरी है कि जो विधायी कार्य है उसको करना है, क्योंकि सत्र बहुत कम दिन बचे हैं इसमें, और उसको लेकर सरकार चिंतित है। लेकिन विपक्ष की ओर से लगातार व्यवधान हो रहा है। तो इसको देखते हुए आज की अगर हम बात करें तो लोकसभा में एमएसएमई बिल जो राज्यसभा से पास हो चुका है वो बिल पेश होगा और पारित करने का प्रयास करेगी सरकार। इसके अलावा प्राइवेट मेंबर्स बिल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर हम राज्यसभा की बात करें तो वहां पर संजय झा जो जेडीयू के हैं वो एक बिल लाने वाले हैं जिसमें कि वो मिथिला की संस्कृति को किस तरीके से संरक्षित किया जाए और एक यूनिवर्सिटी हो वहां पर मिथिलांचल में, इसको लेकर के प्राइवेट मेंबर बिल लाएंगे। इसके अलावा पी विल्सन भी एक एजुकेशन में एमेंडमेंट के लिए एक बिल लाएंगे। तो बिल तो लिस्टेड है काफी, लेकिन अब देखिए जब संसद सत्र की आज शुरुआत होती है तो विपक्ष का आज का रवैया क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया कुमार आलोक इन तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो आज भी मानसून सत्र में जिस तरह से दोनों सदनों की कार्रवाई रहेगी, आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन फिर अब से ब्रेक का है, ब्रेक के पार आकर बात करेंगे झारखंड छात्र आंदोलन से जुड़ी हुई। आप देखते रहिए डी न्यूज़ पर हमारा खास शो नया सवेरा। मसाला ओए छोले दा या लोबे दा, पंजाबी छोले दा या पिंडी चने दा। अब छोलिया हो या लोबिया, पंजाबी छोले या पिंडी चने, सब कुछ मजेदार बने। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील।
भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन एनबीएफसी मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं नया सवेरा और अब बात छात्र आंदोलन की जो झारखंड में इस समय चल रहा है, जिसका आज 14वां दिन है, उससे जुड़ी एक बड़ी खबर है। आपको बता दें कि छात्रों ने कहा है कि सरकार नहीं मानी तो जन आंदोलन किया जाएगा और 10 तारीख तय हुई है जब छात्रों ने यह तय किया है कि वे विधानसभा का घेराव करेंगे। आपको बता दें कि झारखंड के विधानसभा का मॉनसून सत्र कल से शुरू हुआ है, जिसके बाद अब छात्र ये कह रहे हैं कि 10 तारीख को अगर सरकार ने अब तक ये मांगे नहीं मांगी तो फिर 10 तारीख को होगा घेराव। और उनका ये भी मानना है कि सरकार से वार्ता का कोई निमंत्रण ही नहीं मिला। ये कहा जा रहा है कि बातचीत होगी। अगर आपको बातचीत करनी है तो समय और दिन तो तय कीजिए। उसके साथ साथ छात्रों ने ये भी कहा कि बंद कमरे में कोई बातचीत नहीं होगी, जो भी कुछ होगा पब्लिक डोमेन में होगा, सार्वजनिक तौर पर ये बातचीत की जाएगी। छात्र आंदोलन का ये जो है वो 14वां दिन है और 6 छात्र जो है वो अभी भी अनशन जारी रखे हुए हैं। और इस आंदोलन में लगातार जो तमाम परीक्षाओं को लेकर अनियमितताएं हैं उसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं छात्र। उनका मानना है कि ट्रांसपेरेंट अकाउंटेबल सिस्टम हो, जो एक प्री रिक्विजिट है, यानी कि बहुत इस तरह की मांग है जो हर एक छात्र अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए चाहता है। और ऐसे में छात्रों के डेलीगेशन ने राज्य सरकार से बातचीत के लिए जो 11 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल है वो छात्रों ने बनाया। अब इसमें कौन कौन है आपको बता दें। इसमें रविंद्र पासवान है, पीयूष कुमार सिंह, रविंद्र कुमार, राजेश प्रसाद, दीतू कुजूर, कार्तिक सोरेन, संदीप कुमार और शालू सिंह शामिल है। इसके अलावा पत्रकार शंभुनाथ चौधरी, विकास वर्मा और कानून के जानकार अजीत कुमार भी इसमें शामिल हैं। हालांकि पत्रकार और कानूनविद अभिभावक के रूप में, ये बड़ी बात है, प्रतिनिधिमंडल में होंगे, क्योंकि लगातार ये छात्र आंदोलन से जुड़े जो बच्चे हैं वो ये कह रहे हैं कि हमें सिर्फ अपने सुरक्षित भविष्य से मतलब है, हम राजनीति करने नहीं आए हैं। और वे चाहते हैं कि ये जो वार्ता हो, सरकार के जो कमेटी गठित हुई है उन प्रतिनिधियों के साथ, वो वार्ता सार्वजनिक स्थल पे हो। वे चाहते हैं कि मीडिया के भी 2 कर्मी उसमें मौजूद रहे ताकि पारदर्शिता और अकाउंटेबिलिटी जो है वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर दिखे, सभी को पता चले कि वार्ता में क्या बातचीत हुई है। इसलिए वे चाहते हैं कि सार्वजनिक स्थल पे ये वार्ता किए जाए और उनके आंदोलन का किसी राजनीतिक दल या किसी भी और दल से संबंध नहीं है। और अगर सरकार ने वक्त रहते उनकी मांग पूरी नहीं की तो ये आंदोलन जन आंदोलन में तब्दील हो सकता है। ये कहना है छात्रों का, जहां वो कह रहे हैं कि 10 तारीख तक अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे फिर विधानसभा का घेराव करेंगे। और इसीलिए लगातार उन्होंने अपने इस मंच को पॉलिटिकल एजेंडा पेश करने के मंच की तरह नहीं रखा और यहाँ पर सिर्फ बात छात्रों के हित की हो रही है। और उनका ये हित सरकार की जिम्मेदारी, यानी कि जो राज्य सरकार है उसकी जिम्मेदारी, इसीलिए तो जनप्रतिनिधियों को चुनकर लाया जाता है। अभी सर वार्तालाप का ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है। एक बार प्रतिनिधि मंडल झारखंड की तरफ से, सरकार की तरफ से प्रतिनिधि मंडल आई थी मिलने के लिए, एसडी सर आए थे वे, तो हम लोग का डेलीगेट टीम रेडी भी हो चुकी है। उन्हें कल का ही टाइम था, बट पता नहीं कल क्या हुआ। कल उधर से टाइमिंग नहीं दिया गया सरकार से मिलने तरफ कि हम लोग कब मिलना है और कहाँ मिलना है, ना टाइमिंग दी जाएगा और ना स्थान दिया गया। तो आज फिर से शायद उम्मीद बन सकता है फिर से डेलीगेशन टीम को बुलाया जाए, क्योंकि अभी तक तो विधानसभा का सत्र भी चल रहा है सभी, तब इंतजार है सरकार की कब हम लोग को बुलाते हैं, क्योंकि हम लोग का डेलीगेशन तो रेडी है। आइसा का मार्च प्रस्तावित है विधानसभा घेराव का, उससे हम छात्रों का कोई लेना देना नहीं है। हम बिल्कुल स्पष्ट हैं, हमारी बात बिल्कुल स्पष्ट है। हम 10 तारीख को विधानसभा घेराव कर रहे हैं और अडिग हैं इस बात पे कि हम 10 तारीख को विधानसभा का घेराव कर रहे हैं। किसी भी राजनीतिक दल का घेराव से हम लोगों का कोई लेना देना नहीं है। आइसा के साथ हम लोगों का कोई बातचीत नहीं है और बिल्कुल हम न्यूट्रल हैं। हम नहीं जानते वो क्या कर रहे हैं। हम छात्र बस अपने बारे में बात कर सकते हैं कि हमारा मार्च 10 तारीख को है। ये अपने हक और अधिकार के लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। हम लोग विशुद्ध रूप से छात्र हैं और ये छात्र आंदोलन, अगर सरकार हमारी मांग पर गंभीर नहीं होती है तो ये छात्र आंदोलन जन आंदोलन बनने में लेट नहीं लगेगी। तो छात्रों का ये जो आंदोलन है अब वो सियासी तापमान भी बढ़ा रहा है। कल विधानसभा सत्र के पहले दिन विपक्ष की ओर से सोरेन सरकार को घेरा गया। बीजेपी का कहना है कि सोरेन सरकार छात्र हितों की अनदेखी कर रही है।
और इस बीच सरकार और छात्रों दोनों तरफ से डेलीगेशन तैयार हो चुका है, लेकिन बातचीत का समय और स्थान तय नहीं है। छात्र नेताओं का दावा है कि अभी बातचीत का निमंत्रण नहीं मिला है। हालांकि मुख्यमंत्री की बातचीत का मैसेज लेकर सदर एसडीओ कुमार रजत और एडीएम लॉ एंड ऑर्डर धनंजय कुमार जयपाल सिंह स्टेडियम पहुंचे थे, लेकिन छात्रों ने बंद कमरे में बातचीत से इनकार कर दिया। तो दोनों तरफ से प्रतिनिधिमंडल तो तैयार है, लेकिन समय और तिथि तय नहीं की गई है। तो टीम तैयार, लेकिन वार्ता कब, ये पेच कहीं ना कहीं फंसता हुआ नजर आ रहा है। अब देखना होगा कि सरकार की तरफ से क्या स्पष्टीकरण आता है। कैसे तैयारी करना है, कैसे क्या करना है, किस तरह से जो इनको कंपटीशन एग्जाम का प्रिपरेशन करना है, उस पर बात की है। अब हो ये रहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार ने जिस तरह की उच्च स्तरीय समिति बनाई है, आइए वो भी आपको बताएं। ये 4 मंत्रियों की कमेटी, जिसमें उच्च शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू, ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह, कल्याण मंत्री चमरा लिंडा और उद्योग मंत्री संजय प्रसाद यादव जो हैं वो शामिल है। यानी कि इन 4 मंत्रियों को लेकर ये समिति बनाई गई है और इसमें साफ तौर पर उन्हें उच्च शिक्षा से जुड़े मंत्री को भी शामिल किया है। लेकिन जो ये कमेटी बनाई गई है उसके बाद वार्ता के लिए क्या समय देना और क्यों पब्लिक डोमेन में आकर वो इस पूरी वार्ता को 1-to-1 बच्चों के साथ नहीं कर रहे, ये एक बड़ा सवाल है। और ये बड़ा सवाल उठाता है कि क्या वाकई कहीं ना कहीं कोई डर है। आप उन सवालों से, आप जो तमाम हक बच्चे वहाँ पर मांग रहे हैं, उन हकों को देने के लिए क्या आप कमर नहीं कस रहे? बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब जो राज्य सरकार है उसे देने होंगे, क्योंकि ये उसकी नैतिक और हम कह सकते हैं प्रशासनिक जिम्मेदारी है, जिसे निभाने में कहीं ना कहीं सोरेन सरकार फेल रही। इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिवाकर इस वक्त जुड़ रहे हैं। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। दिवाकर, जिस तरह से इस छात्र आंदोलन के बारे में अब ये जानकारी सामने आई कि ये इसे जन आंदोलन बनाने की तैयारी है, क्योंकि आप चाह रहे हैं कि वार्ता हो, लेकिन आप उस वार्ता का समय नहीं बता रहे। आप वार्ता के लिए बंद कमरे का चुनाव क्यों कर रहे हैं? ये 2 बातें कहीं ना कहीं सरकार की नीयत पर सवाल उठाती हैं, राज्य सरकार की। देखिए, पर झारखंड में जो छात्रों का आंदोलन है वो लगातार आज 14वें दिन जारी है और इसी तरीके से यहाँ पर जो ये लोग भूख हड़ताल कर रहे हैं उनकी तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भूख हड़ताल का जो उनका काम है वो लगातार आगे बढ़ रहा है। हालांकि आज आयशा की ओर से जो यहाँ पर है वो विधानसभा मार्च का प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें ये छात्र संगठन के लोग नहीं खुलकर जाएंगे सामने। इनकी जो मांगे हैं इन्होंने जारी कर दिया है एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से, और उसके बाद लगातार जो इनकी मांग है वो सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। ये इस बात पर अडिग है कि मुख्यमंत्री के साथ जो उनकी वार्ता है वो खुलकर ओपन मंच पर होनी चाहिए। आइए सुनते हैं, आमरण अनशन पर ये बैठे हुए हैं, किस तरीके से आप चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी खुले मन से आए और हमारी मांगों को स्वीकार करें, इसकी घोषणा करें। बंद कमरे में वार्ता करना हमारे साथियों को सहमति नहीं बन रहा है। बंद कमरे में कहना है कि जो भी बातें हो खुले मन से हो तो सभी छात्र सुनेंगे और सबको संतुष्टि मिलेगा। चल रहा है इसी में है तो वार्ता के लिए है तो जाने का मामले में हमसे थोड़ा सहमति नहीं बन पाया है। हम लोग चाह रहे हैं कि खुले मंच पर मुख्यमंत्री आए, हमारी मांगों को स्वीकार करें, घोषणा करें, ताकि सभी छात्र सुन सकें। आज आयशा की ओर से भी यहाँ पर आज मार्च का ऐलान किया गया है। बोरा आज पहुंच रही है और उसके बाद ये मार्च होगा। आप लोग उसमें क्या शामिल हो रहे हैं? लोग शामिल नहीं हो रहे हैं। 10 तारीख का विधानसभा घेराव का कार्यक्रम है। अगर वार्ता में हमारी बातें नहीं अगर मानी जाती है, 10 तारीख को विधानसभा का हम लोग घेराव का कार्यक्रम रखा। मुख्यमंत्री का जैसा स्टेटमेंट आ रहा है ऐसा वार्ता में भी करने वाला नहीं है। बोल रहे हैं जांच करवा रहे हैं, सीधा चीज की कोई दिखा सकते। उनका संकेत है कि हम सीआईडी से जांच करा रहे हैं, लेकिन हम तो सीआईडी वजह के सीजीएल में जांच हुआ था सीआईडी से करके। ठीक है, अगर सीएम कह रहे हैं कि सीबीआई से जांच अभी हम नहीं करा रहे, हम सीआईडी से हमारी अपनी एजेंसी से हम जांच करा रहे हैं,
चीजों को आप लोग क्यों मानने के लिए क्यों नहीं आप लोग तैयार हो रहे हैं? और जब बात करने के लिए बुला रहे हैं तो आपको जाना चाहिए। छात्र बोल रहे हैं कि ओपन मंच पर आकर के हमारा जो ठोस मांग है सो हम लोग उनके सामने रख देंगे और सिर्फ स्वीकार कर लेना कि हम सभी परीक्षाओं में जो धांधली हुई है या मेरे रीजन में जितने परीक्षाएं हुई सब में भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है तो हम उसको सीबीआई से जांच करा देते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी संवेदनशील है और साफ दिल का है तो उनको दिक्कत क्या है? तो दिक्कत क्या है? निश्चित तौर पर ये आंदोलन को इसी तरीके से और पूरी तरीके से आर और पार के मूड में ये छात्र बैठे हुए हैं और ये टच से मस वाले नहीं है, क्योंकि अगर इनकी मांगे नहीं मानी जाती है तो ये इस आंदोलन को और भी आगे करेंगे और 10 तारीख को इनका विधानसभा घेराव का प्लान है। जी दिवाकर, लेकिन पेच फंसता हुआ नजर कहाँ आ रहा है? सरकार ने जब 4 मंत्रियों की एक कमेटी गठित कर दी है, छात्रों की तरफ से 11 मेंबर प्रतिनिधिमंडल भी तैयार है, 2 मीडिया कर्मी भी हैं, कानूनविद भी उसके अंदर है, फिर वार्ता का समय और तिथि क्यों नहीं तय हो पा रही? कहाँ कौन से फैक्टर्स हैं जो यहाँ रोड़ा अड़काते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पे इसमें कई ऐसे फैक्टर्स हैं। पहले दिन जब मुख्यमंत्री की ओर से प्रस्ताव भेजा गया था, एसडीओ और एडीएम आए थे, उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री 5 छात्रों के साथ बातचीत करेंगे। अब चूंकि ये 5 छात्र से इन लोगों ने छात्रों की संख्या और डेलीगेशन का जो संख्या है वो बढ़ाकर 11 तक पहुंचा दिया, तो शायद इस पॉइंट पर भी सहमति नहीं बन रही है। इसके अलावा जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले सारे पॉइंट्स भेजे थे कि किस तरीके से इनकी मांग है, सीबीआई जांच की मांग होनी चाहिए, शायद सरकार इस पर तैयार नहीं हो रही है। दूसरा, पिछले 6 वर्षों में जितनी भी परीक्षाएं झारखंड में हुई है, चाहे वो जेपीएससी के एग्जाम हुए, जेएससीसी के हुए हैं, उत्पाद सिपाही परीक्षा है, आंसू लिपिक है, शिक्षक भर्ती परीक्षा है, ये तमाम परीक्षाओं को लेकर ये लोग सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि पिछले 6 वर्षों से जो भी एग्जाम झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाएं हुई है, सबको सीबीआई को सुपुर्द करना चाहिए और उस मामले में जांच होनी चाहिए। तो ये जो मामला थोड़ा ज्यादा गंभीर है, शायद इस पर जो हम कह सकते हैं वो सहमति नहीं बन पा रही है। लेकिन जहां तक आपने जिक्र किया कि 4 मंत्रियों की कमेटी बनाई है, कमेटी कोई वार्ता नहीं करेगी। ये 4 मंत्रियों को सिर्फ ये जिम्मेदारी दी गई है कि आप पूरे मामले पर नजर रखें कि किस तरीके से ये छात्र आंदोलन चल रहा है, इनका जो विधानसभा मार्च है वो किस तरीके से होगा। तो ये एक जो है बीच का रास्ता, या कह सकते हैं कि सीएम तक बातों को पहुंचाने के लिए कमेटी बनाई गई है। कमेटी ने अभी तक ना तो आकर इन छात्रों से कोई मुलाकात किया है या फिर उनके साथ उनका कोई संवाद हुआ है। जी, तो कहीं ना कहीं मध्यस्थता की भूमिका कमेटी निभाएगी, लेकिन वार्ता करने के लिए जिस तरह की कोशिश होनी चाहिए, जिस तरह का हम कहते हैं खाका तैयार करना चाहिए राज्य सरकार को, कहीं ना कहीं उससे बचती हुई नजर आ रही है। शायद वो सोच रही है कि जो गिरफ्तारियां हो गई हैं इससे छात्र चुप हो जाएंगे, लेकिन सरकार की ये चुप्पी जो है कहीं ना कहीं छात्रों के भविष्य से बड़े खिलवाड़ के रूप में सामने आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दिवाकर, इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं। छात्रों के इन आंदोलनों से इस समय देश में जेनजी की बड़ी चर्चा है। अब आरएसएस ने भी इन पर अपने विचार खुलकर सामने रख दिए हैं। कल मुंबई में संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत ने जेनजी और जेन अल्फा पीढ़ी के युवाओं से संवाद किया। उन्होंने दिल्ली में हुए आंदोलन, शिक्षा व्यवस्था और सोशल मीडिया के इस्तेमाल जैसे मुद्दों पर अपनी बात रखी। दिल्ली आंदोलन का जिक्र करते हुए भागवत ने कहा, लोकतंत्र में सहमति बनाने का एक तरीका विरोध भी है। कई तरह के विचार सामने आते हैं और बातचीत के जरिए बनती है सहमति। आंदोलन भी एक डायलॉग का तरीका है। हम यहां बैठ के बात कर रहे हैं, इसमें समझ में आ गया ठीक है, नहीं तो हमारा डिबेट चलेगा। आप किसी कठिनाई में हो या मैं किसी कठिनाई में हूं, सुलझाना आपके हाथ में है, मेरे हाथ में, और नहीं हो रहा है तो मैं चिल्लाऊंगा, मैं आपको वहां से लेके आऊंगा, ये पहले करो, अर्जेंट है, ऐसा कहूंगा। डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट भी कॉन्सेंसस बनाने का एक तरीका है। लॉट ऑफ व्यूज कम टुगेदर and a consensus is evolved after discussion. That discussion may happen through dialogue. Due to various reasons, if that thing is not heard, agitation पर जा सकते हैं। लेकिन ये सब करना है to evolve the consensus, not to create divisions.
और संघ प्रमुख ने कहा कि जेन जी और जेन अल्फा मौजूदा पीढ़ी से ज्यादा ईमानदार हैं। मोहन भागवत ने दिल्ली के छात्र आंदोलन में सोशल मीडिया की भूमिका पर बोलते हुए सतर्कता बरतने की सलाह भी दी है। जैसे सोशल मीडिया पर एक मैं इकॉन हूं, तो मुझे ये एहसास चाहिए कि मेरे कारण 10 लाख लोग अनुकरण करते हैं मैं जो करता हूं उसका, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई कि 10 लाख लोग मेरे पीछे चल के गड्ढे में न जाए, इतना तो मुझे देखना है। ये विवेक चाहिए। सोशल मीडिया में अभी तो टेक्नोलॉजी ऐसी है कि मेरे आपके चित्र बना पर भी हमारे मुंह में शब्द डालकर आवाज सहित सब बातें वैसी ही करके दिखा सकते, फेक वीडियोस वगैरह आते हैं। तो ये जानने के बाद सोशल मीडिया का उपयोग करते समय ऑथेंटिक सोर्स से वेरिफिकेशन किए बिना विश्वास नहीं रखना। तो जेनजी से संवाद किया है मोहन भागवत ने, और आपको बता दें कि जेनजी और जेन अल्फा पर मोहन भागवत ने अपनी राय रखी है और इस राय के माध्यम से उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र में विरोध सहमति बनाने का माध्यम बने, और साथ ही उन्होंने जेनजी और जेन अल्फा को बहुत ही ईमानदार बताया है। उन्होंने साथ ही कहा है कि आंदोलन का उद्देश्य समाज को जोड़ना होना चाहिए, बांटना नहीं। साथ ही उन्होंने कहा कि जेन जी और जेन अल्फा मौजूदा पीढ़ी से ज्यादा ईमानदार है। ये बड़ी बात है। और उन्होंने ये भी कहा कि जो शिक्षा है उसका बाजारीकरण नहीं होना चाहिए, यानी कि ये व्यवसाय नहीं है, ये जीवन की आवश्यकता है। सभी के लिए सुलभ और किफ़ायती शिक्षा पर जोर उन्होंने दिया और ये भी कहा कि शिक्षा व्यवस्था और जो फीस की संरचना है उस पर चर्चा की ज़रूरत है। सोशल मीडिया पर युवाओं को सतर्क रहने की सलाह भी उन्होंने दी है। तो हमने देखा कि कैसे मोहन भागवत ने जेन जी और जेन अल्फा के साथ संवाद किया है और साथ ही कई बड़ी बातों का जिक्र यहाँ पे किया। और इस कार्यक्रम के बाद युवाओं, राजनेताओं और अभिनेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया में मोहन भागवत के भाषण को सार्थक और मूल्यवान अनुभव बताया। कुछ नेताओं समेत कुछ अन्य द्वारा जो अन्य लोग हैं उनके द्वारा क्या कुछ कहा गया, क्या क्या रिएक्शंस सामने आए हैं, आइए वो भी आपको दिखाते हैं। तो बातचीत यादगार और प्रेरणादायक रही। विचारों की जो विविधता है उस पर जोर दिया गया और अलग अलग सोच के सम्मान पर जोर है, यानी कि जितनी अलग अलग सोच है हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, यानी कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अगर है तो उसकी रिस्पेक्ट की जानी चाहिए, इस बात पर जोर दिया गया। और जो प्रतिक्रियाएं आई उसमें यह भी बात कही गई कि शिक्षा सहित कई मुद्दों पर चर्चा मोहन भागवत ने यहाँ खुले मंच पर आके की। जेंडर इक्वालिटी पर भी बात करी यहाँ मोहन भागवत ने, और साथ ही जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं, तो समान अधिकार पर छात्र इस समय जिस तरीके से उनकी एकजुटता नजर आई है, फिर चाहे वो जंतर मंतर के प्रदर्शन में देखा गया हो, फिर या फिर झारखंड में जिस तरीके से छात्र आंदोलन हो रहा है उसको लेकर भी जिस तरीके से एकजुटता सामने आ रही है, उसको लेकर भी मोहन भागवत के जो जेनजी के साथ उनका जो संवाद रहा उसको लेकर ये बड़ी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। हम खबरों के सिलसिले को आगे भी बढ़ाते रहेंगे, लेकिन वक्त एक ब्रेक का। की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं नया सवेरा। 15 अगस्त को देश अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। आज़ादी के बाद 80 सालों के सफर में भारत ने हर क्षेत्र में तरक्की की और राह पकड़कर अपने सपनों को पंख लगा दिए हैं।
आज भारत की गिनती दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में हो रही है, तो विश्व के हर मंच पर भारत की आवाज भी सुनाई दे रही है। इसी के सफर पर देखिए हमारी एक खास सीरीज भारत एट 80। तो बीते कुछ सालों में रक्षा क्षेत्र में हुए बदलावों ने देश की सामरिक ताकत को एक नई पहचान दी। स्वदेशी हथियार, अत्याधुनिक तकनीक, बढ़ता रक्षा उत्पादन और रिकॉर्ड रक्षा निर्यात, ये सिर्फ उपलब्धियां नहीं हैं बल्कि आत्मनिर्भर भारत के मजबूत संकल्प की तस्वीर है। देखिए रिपोर्ट। वर्ष 1947 जब भारत आजाद हुआ, तब सपने बड़े थे लेकिन संसाधन सीमित। सुरक्षा का संकल्प अटूट था, मगर रक्षा जरूरतों के लिए दुनिया पर निर्भरता भी एक बड़ी चुनौती थी। आजादी के बाद से दशकों में भारत ने अपनी सैन्य क्षमता को लगातार मजबूत किया, लेकिन बीते 12 वर्षों में आत्मनिर्भरता ने इस सफर को नई रफ्तार और नई पहचान दी है। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के विजन के तहत स्वदेशी रक्षा उत्पादन को नई गति मिली। रक्षा खरीद में स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता दी गई, निजी क्षेत्र और स्टार्टअप्स की भागीदारी बढ़ाई गई और देश में आधुनिक रक्षा विनिर्माण का मजबूत इकोसिस्टम तैयार किया गया। इन प्रयासों का असर आज साफ दिखाई दे रहा है। वर्ष 2013-14 में जहां रक्षा बजट करीब 2,53,000 करोड़ रुपए था, वहीं 2026-27 में ये बढ़कर 7,85,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। स्वदेशी रक्षा उत्पादन भी 2014-15 में 46,429 करोड़ रुपए से बढ़कर 2025-26 में 1,78,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। यह बदलाव केवल आंकड़ों का नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के मजबूत होते संकल्प का प्रमाण है। हमारा लक्ष्य है कि भारत पूरी दुनिया के टॉप डिफेंस एक्सपोर्टर देशों में शामिल हो। पिछले एक दशक में हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट 30 गुना से अधिक बढ़ गया है। आज भारत केवल अपनी जरूरतों के लिए रक्षा उपकरण नहीं बना रहा, बल्कि दुनिया का भरोसेमंद रक्षा साझेदार भी बनता जा रहा है। वर्ष 2013-14 में रक्षा निर्यात जहां केवल 686 करोड़ रुपए था, वहीं 2025-26 में ये बढ़कर 38,424 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। आज भारत के स्वदेशी रक्षा उत्पाद 80 से अधिक देशों तक पहुंच रहे हैं। मिसाइल प्रणाली, तोपें, बख्तरबंद वाहन, नौसैनिक प्लेटफॉर्म और अत्याधुनिक रक्षा प्रणालियां भारत की बढ़ती क्षमता का प्रमाण बन रही हैं। अभी जो आगे के लक्ष्य है कि भारत का प्रोडक्शन 2030 तक 3 लाख करोड़ ले जाना है, एक्सपोर्ट 50,000 करोड़ ले जाना है, बहुत जबरदस्त ग्रोथ आ रही है। इसके लिए मैं जो सरकार ने काफ़ी इनिशिएटिव्स लिए हैं, चाहे वो आईडेक्स हो, चाहे सृजन पोर्ट हो, बहुत अभूतपूर्व चेंज सरकार ने किए हैं। तेजस लड़ाकू विमान, INS विक्रांत, प्रचंड हेलीकॉप्टर, आकाश मिसाइल प्रणाली और अनेक स्वदेशी रक्षा प्लेटफॉर्म आज भारतीय वैज्ञानिकों, इंजीनियर्स और रक्षा उद्योग की क्षमता का प्रतीक बन चुके हैं। इसी तरह हाल ही में इंडोनेशिया के साथ हुई भारत की ब्रह्मोस मिसाइल डील भी भारत की बढ़ती ताकत का ही हिस्सा है। ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज परिचालन सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में से एक है, जिसे भारत और रूस ने संयुक्त उपक्रम ने विकसित किया है। इसकी सटीकता, तेज गति और बहु प्लेटफॉर्म क्षमता ने इसे वैश्विक स्तर पर बेहद विश्वसनीय रक्षा प्रणाली बना दिया है। आज आजादी के 79वें वर्ष में भारत का रक्षा क्षेत्र आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और नवाचार की नई कहानी लिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। तो ये तो हमने देखा कि रक्षा क्षेत्र में कैसे आया बदलाव, लेकिन 4 साल पहले शुरू हुआ एक अभियान अब हर घर तिरंगा आज करोड़ों भारतीयों की भागीदारी का राष्ट्रीय उत्सव बन चुका है।
और इस साल वंदे मातरम के 150 साल पूरा होने के मौके पर हर घर तिरंगा अभियान और भी खास रहेगा, क्योंकि इसी से जुड़ी एक खबर आपको बताएगी हमारे खास सेगमेंट हर घर तिरंगा में। तिरंगा, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, रथ घर तिरंगा। 15 अगस्त को होने वाले आजादी के जश्न से पहले 9 अगस्त से शुरू हो रहा है हर घर तिरंगा अभियान। इस साल देश वंदे मातरम के भी 150 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है। और ऐसे में हर घर तिरंगा अभियान खास हो गया है और इस साल हर घर तिरंगा अभियान में कई नई पहलें जो हैं वो भी जोड़ी गई हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। देशवासियों में राष्ट्र प्रेम की भावना का नया संचार करने वाला हर घर तिरंगा अभियान हर साल नई ऊंचाइयां छू रहा है। 2022 में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में शुरू हुई इस पहल में बीते 4 साल में व्यापक जन भागीदारी देखने को मिली है। इस दौरान स्वतंत्रता दिवस के उत्सव में डूबे करोड़ों लोग अपने घरों पर तिरंगा फहराकर और पोर्टल पर सेल्फियां अपलोड कर तिरंगे के प्रति अपनी भावनाएं प्रकट करते हैं। इस वर्ष 9 से लेकर 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान का आयोजन किया जा रहा है। इस साल तिरंगे का ये उत्सव और भी खास इसलिए है क्योंकि हम 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के साथ साथ राष्ट्रगीत वंदे मातरम के भी 150 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। ऐसे में इस साल के आयोजन में कई नई पहलें शुरू की जा रही हैं। अभियान का ऐलान करते हुए केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि प्रेरणा का ये अवसर देश के प्रत्येक नागरिक तक पहुंचना चाहिए। इस साल के अभियान में कई नई चीजें भी की जा रही हैं। इस बार देश वंदे मातरम के 150 वर्ष सम्मान के साथ में मना रहे, इसलिए हमने आग्रह किया है कि इस बार हम वंदे मातरम के गायन करते हुए उसका एक वीडियो बना करके अपलोड करें। वंदे मातरम के पूर्ण स्वरूप में गायन करने के लिए कुछ लोगों को शब्दों की, उसके लिरिक्स को लेकर के, उसके धुन को लेकर के कुछ चुनौती हो सकती थी। हमने तकनीकी के रूप से इस तरह से फैसिलिटेट किया है कि लोग आसानी के साथ में उसके साथ कराओके को आनंद लेते हुए उसको गा सकते हैं और अपना सम्मान व्यक्त कर सकते हैं। साल दर साल हर घर तिरंगा अभियान नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। ऐसे में इस वर्ष के आयोजन में भी कई नई मुख्य आकर्षण देखने को मिलेंगे, जिसमें बाइक रैली का भी कार्यक्रम होगा। इसके अलावा राष्ट्रगीत वंदे मातरम का बड़े पैमाने पर सामूहिक गायन भी इस बार के हर घर तिरंगा अभियान का हिस्सा होगा। इसके अलावा हर वर्ष हर घर तिरंगा अभियान में सूर्य पथ तिरंगा पहल को भी शुरू किया गया है। इस पहल के तहत दुनिया के विभिन्न देशों में पूरब से पश्चिम की तरफ बढ़ती सूर्य की रोशनी के साथ तिरंगा फहराने का अभियान चलाया जाएगा। इस पहल को एक तरफ की प्रतीकात्मक ग्लोबल तिरंगा रिले कहा जा सकता है। सूर्य के उदय की गति के साथ साथ में उदय होने के क्रम के साथ पूरे दुनिया में तिरंगा एक साथ फहराया जाए, इस दृष्टिकोण से सूर्य पथ तिरंगा इसकी कल्पना की गई। और मैं ये मानता हूँ कि दोनों ही कार्यक्रम न केवल भारत में अपितु पूरे दुनिया में भारतीयों के बीच में और भारत के प्रति सम्मान और स्नेह का भाव रखने वाले विदेशियों के बीच में भी एक असीम ऊर्जा का जो है सृजन करने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू हुई ये पहल आज राष्ट्रभक्ति के प्रति अपनी भावना प्रकट करने का बेहतरीन माध्यम बन चुकी है। साथ ही इस अभियान में देखने को मिली जानकारी भी राष्ट्रीय उत्सव की बेहतरीन मिसाल बनकर उभरी है। दिल्ली से डॉक्टर सुयश शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टीटी न्यूज। और ये बात करते हैं एक दिन एक उत्सव से जुड़ी हुई। नागालैंड की ख्याम नियोंगन जनजाति का बियाम उत्सव फसल और अन्न भंडार का पर्व नहीं, बल्कि प्रकृति के प्रति कृतज्ञता, परिवार की समृद्धि और सामुदायिक एकता का उत्सव है। आपको लिए चलते हैं, आइए नागालैंड की पहाड़ियों में इस उत्सव की कुछ दिखाते हैं झलकियां। हर वर्ष 7 अगस्त को मनाया जाने वाला बियाम उत्सव नागालैंड की ख्याम नियोंगन जनजाति का महत्वपूर्ण पारंपरिक पर्व है। स्थानीय भाषा में बेई का अर्थ है अन्न भंडार और आम का अर्थ है पवित्र अनुष्ठान।
नई फसल के सुरक्षित भंडारण से पहले परिवार अपने अन्न भंडार को पवित्र मानकर विशेष पूजा अर्चना करते हैं और ईश्वर से समृद्धि का आशीर्वाद मांगते हैं। बियाम केवल कृषि से जुड़ा उत्सव नहीं, बल्कि प्रकृति और मनुष्य के गहरे रिश्ते का भी उत्सव है। परंपरागत रीति रिवाजों के अनुसार परिवार अपने पूर्वजों का स्मरण करते हैं, सामूहिक प्रार्थनाएं होती हैं और आने वाले कृषि चक्र के लिए मंगल कामना की जाती है। लोकगीत, पारंपरिक वेशभूषा और सामुदायिक सहभागिता इस पर्व को जीवंत बना देते हैं। बियाम उत्सव हमें याद दिलाता है कि समृद्धि केवल खेतों में उगती फसल से नहीं, बल्कि प्रकृति के प्रति सम्मान, साझा जीवन और कृतज्ञता की भावना से भी आती है। नागालैंड की ये परंपरा भारतीय जनजातीय संस्कृति के उस अमूल्य विरासत का हिस्सा है, जहां उत्सव केवल मनाए नहीं जाते, बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी जिए जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। और आज फ्राइडे स्पेशल है, क्या खास है, चलिए देख लेते हैं। वेव्स ओटीटी पर मनोरंजन का हर रंग उपलब्ध है। फिल्मों, वेब सीरीज, ओरिजिनल कंटेंट से लेकर कालजयी नाटकों तक वेव्स पर स्ट्रीम हो रही है साइंस फिक्शन फिल्म सिम्युलाक्रा बटोर रही है सराहना। तो वहीं भारतीय थिएटर का ऐतिहासिक नाटक आगरा बाजार भी आप देख सकते हैं अब ओटीटी वेव्स पर। Do you remember me? You stalking me? I just coincidentally bumped into you, that's all. सिम्युलाक्रा, भविष्य की ऐसी दुनिया पर आधारित कहानी जहां न्यूरल ब्रेन चिप्स इंसानी जिंदगी को कंट्रोल करते हैं। इस दौर में टेक कंपनियां लोगों की यादों को बदलने, दोबारा लिखने या पूरी तरह मिटाने की ताकत रखती हैं। Photograph? I love our first photograph. मुख्य किरदार नयन के दिमाग में अपनी प्रेमिका निवी के साथ बिताए पलों की गहरी यादें हैं। दूसरी तरफ निवी के दिमाग का न्यूरल वॉल्ट साफ किया जा चुका है और उसे नयन के बारे में कुछ याद नहीं। Searching for people you've met before? सत्यजीत दुबे और अक्षरा हसन की ये लीक से हटकर प्रेम कहानी दर्शकों को खासी पसंद आ रही है। निर्देशक और लेखक हैं पंकज सावंत। ये फिल्म वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आप देख सकते हैं। Just close your eyes. तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल जाएगा। महान रंगकर्मी और लेखक हबीब तनवीर लिखित और निर्देशित भारतीय थिएटर का एक ऐतिहासिक और कालजयी संगीत नाटक है आगरा बाजार। ये नाटक 18वीं सदी के मशहूर और जन कवि नजीर अकबराबादी की कविताओं, उनके जीवन और उनके समय पर आधारित है। और इसे अब प्रसार भारती के वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर डिजिटल स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध कराया गया है। इस नाटक की सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें कोई पारंपरिक नायक या खलनायक नहीं है। इसकी मुख्य कहानी आगरा के एक व्यस्त बाजार, वहां के आम दुकानदारों और मंदी से जूझ रहे गरीब खोमचे वालों के इर्द गिर्द घूमती है। आज इसे सांस्कृतिक धरोहर का दर्जा दिया जा चुका है और दर्शकों के लिए ये एक सुनहरा अवसर है कि अब आप इसे वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। जया सिन्हा, डीडी न्यूज। आइए अब खबरें देख लेते हैं खेल जगत से स्पोर्ट्स ट्रैक में। और बात करते हैं भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा की, जिन्होंने सेंट लुइस रैपिड एंड ब्लिट्ज का खिताब अपने नाम कर लिया। जावखेर सिंदरोव के खिलाफ ड्रॉ खेलकर प्रज्ञानंदा ने एक दौर शेष रहते ही टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया। भारत की युवा बैडमिंटन खिलाड़ी तन्वी शर्मा आज क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेलने कोर्ट पर उतरेंगी। तन्वी का सामना अंतिम 8 में भारत की ही रक्षिता रामराज से होगा।
एक अन्य क्वार्टर फाइनल में अश्मिता चालिहा का सामना जापान की हिना अकेची से। प्री क्वार्टर फाइनल में अश्मिता ने दक्षिण कोरिया की जो किम मिनजी हैं उन्हें 21-17, 21-6 से हराकर अंतिम 8 में बनाई जगह। एशियाई क्रिकेट परिषद ने महिला T20 एशिया कप 2026 के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। यह टूर्नामेंट 28 अगस्त से 13 सितंबर तक दुबई में खेला जाएगा। पाकिस्तान से उसका बहुप्रतीक्षित मुकाबला 5 सितंबर को होगा। तो खेल की खबरों के बाद आप देखिए कि क्या है मौसम का मिजाज आपके शहर में। आपको छोड़े जा रहे हैं इसी के साथ और हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।